हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में पढ़े थे हम लोग, जिसमें कंडक्टर पर देखे थे हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाने से टेम्परेचर रेजिस्टेंस एक ही बात है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और इंसुलेटर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में भी सेम होता है। सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, और इस सब का रीजन भी हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ के बारे में, सेल के बारे में, कि कैसे एक सेल जो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी को आज देखेंगे कि बैटरी में कौन सा एनर्जी होता है जो केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू। सपोज कीजिए एक बैटरी है और एक दो रॉड है। ठीक है, और इसमें एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन किसका किसका है? H2SO4 और जिंक। ठीक है, और ये कोई भी मेटल है। ठीक है, कॉपर ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम लोग करंट सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं और इस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होता है। सपोज किसी बल्ब जलाना है एक बैटरी के थ्रू, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? सबसे पहली बात, H2SO4 क्या है? एक एसिड है। H2SO4 क्या है? एसिड है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लास में कि H2SO4 जब टूटता है तो H++ आयन देता है। ठीक है, और SO4 माइनस माइनस आयन देता है। ठीक है, नेचर में क्या होता है? कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो लेस एनर्जी में होता है। ठीक है, जहां पर लेस एनर्जी लगेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, वहां पर इजीली बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है? Zn जो है प्लस प्लस के फॉर्म में आने के बाद ये SO4 माइनस के साथ रिएक्शन करता है और ZnSO4 बनाता है। ठीक है, ZnSO4 बनाता है। तो ये कैसे होता है? H2SO4 अलग है, Zn अलग है, और रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? प्लस प्लस आयन के फॉर्म में चाहिए। Zn एक मेटालिक फॉर्म में है, उसको आयन के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो जब जब भी यहाँ से हम लोग इसको रिएक्शन फर्दर करते हैं तो यहाँ पर जो Zn है, जिंक, ये जो रॉड है, ठीक है, इसके थ्रू ये क्या होता है? Zn++ के फॉर्म में आता है। जब भी इसको, ये एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन में अगर किसी को हम लोग डालते हैं तो आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, तो जब ये प्लस प्लस के फॉर्म में हो जाता है और ये H2SO4 SO4 माइनस माइनस में होता है तो ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्यों होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका रीजन हम लोग पढ़ना है। ठीक है, कि रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के कारण होता है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 देखने वाली बात है कि H2SO4 जो एसिड रहता है बैटरी में या सेल में, ठीक है, ये सेल में जो H2SO4 रहता है वो जिंक के साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, और H2 गैस क्या हो जाता है? लिबरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब देखा जाए कि ये जो नेगेटिव, अगर ये सपोज कीजिए ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये रोड क्या है? पॉजिटिव रोड है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो SO4 का माइनस माइनस आयन है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भेजेगा, ठीक है, और यही सर्किट में मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस आयन के फॉर्म में, ठीक है। और इसी प्लस प्लस के माइनस के जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहीं पर आकर तब जाकर H प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Zn प्लस प्लस के फॉर्म में है, H क्या है प्लस प्लस के फॉर्म में है, और SO4 क्या हो जाएगा माइनस माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो इस सर्किट को कंप्लीट करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो जो ये H प्लस प्लस आयन है, ये H प्लस प्लस आयन इसमें मिल जाएगा आयन, इसको चाहिए, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाएगा, H प्लस प्लस आयन को अगर सपोज कीजिए ये अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यही इलेक्ट्रॉन इधर आके क्या करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था, और इससे क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा, ठीक है। इसे क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाता है, और इसी के कारण H2 गैस लिबरेट होने के कारण हम लोग को पता चलता है कि सेल में जो है हम लोग को टाइम टू टाइम वाटर डालना पड़ता है, ठीक है, सेल में, ठीक है। रिचार्जेबल सेल जो हम लोग के घर में होता है उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये H2 गैस लिबरेट हो जाता है और यहाँ पर H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब H2SO4 से जो H प्लस प्लस निकला, SO4 निकला, उससे रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पर एनर्जी कहाँ से आया, जो एनर्जी हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग डिस्कस किए कि नेचर में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होता है जब कोई अलग बॉन्ड है, 2 अलग अलग केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, वहां पर जो लेस एनर्जी होता है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। तो H2SO4 में सपोज कीजिए H2SO4 जो है इसमें कुछ सपोज कीजिए 100 जूल का एनर्जी लगता है, ठीक है, और ZnSO4 को फॉर्म करने में 70 जूल का एनर्जी लगता है। एनर्जी गैप आपको दिख रहा है, ठीक है, एनर्जी गैप दिख रहा है। तो ये जो ZnSO4 है 70 जूल का बनने में लग रहा है, ठीक है, और ये 100 जूल का है। तो जब ये टूट के ये बनता है और ये निकल जाता है तो 30 जूल, ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस सपोज, ठीक है। तो 30 जूल का जो एनर्जी बच रहा है वो एनर्जी क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्किट में घुमा रहा है, इसके पास एनर्जी बच जा रहा है। हम लोग स्पेशल तरह का रिएक्शन करते हैं जहां पर एनर्जी बच जाए, ठीक है। और जब ये मेटल के फॉर्म में एनर्जी जब बचता है कोई भी रिएक्शन के प्रोसेस के बाद, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से क्या होता है, करंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और मूव करते करते इस सर्किट में जाएगा और इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस प्लस जो आयन है वो H2 गैस के थ्रू लिबरेट हो रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है पूरा इसके थ्रू, ठीक है, पूरा एक होल सर्किट में प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव से, ये पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल के बाद ये रॉड के थ्रू इस एक्वस सॉल्यूशन में, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर करंट जो है इजीली फॉर्म हो सकता है, वो पास कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया वो यहाँ से यहाँ गया और इसमें जहां पर भी उसको H प्लस प्लस आयन मिला उसके साथ कोलैबोरेट कर गया, उसके साथ बॉन्ड बना के वो H2 जो है लिबरेट कर गया, ठीक है। तो यही जो एनर्जी यहाँ पर बच रहा है इसके पास, H2 से Zn जाने पर जो एनर्जी बच रहा है इसके पास, वही एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को घुमाता है पूरे सर्किट में, ठीक है। पूरे सर्किट में इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो एनर्जी बच रहा है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि लेस एनर्जी वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर ये बच रहा है 30 जूल का जो एनर्जी ये बच रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पूरा सर्किट में घुमाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ से एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू फिर इधर से इधर आएगा और इसके बीच में जितना भी H प्लस प्लस, जैसा कि बता रहे H प्लस प्लस बार बार मिल रहा है क्योंकि H प्लस प्लस आयन वहां पर है। जब SO4 जो है अलग हो रहा है H2 से, तो वहां पर H प्लस प्लस आयन जो है वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है और H2 गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होता है कि हम लोग को जो है सेल पर, अगर एक सेल देखें हम लोग, जो नॉर्मल सा छोटा सा बैटरी होता है उसमें 2 टर्मिनल रहता है, उसमें डायरेक्टली अगर हम कोई वायर को जोड़े और छोटा सा बल्ब जलाएं या अगर बड़ा बैटरी रहा तो बड़ा सा बल्ब जलाएं तो जल जाता है, क्यों, तुरंत वहां पर जो ये रिएक्शन है फर्दर प्रोसीड होता है और प्रोसीड होने के बाद जब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, कोई चीज को यूज करने नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाता है,
बाहर नहीं जा सकता, सर्किट नहीं है उसके पास तो। और जब सर्किट हम लोग दे देते हैं, कुछ यहाँ रेजिस्टेंस दे दिए, कुछ यहाँ बल्ब जला लिए या कुछ कर लिए, तो यही इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, फर्दर जो है प्रोसीड करता है, ठीक है, और उसी को रेजिस्टेंस मिलता है, इसका बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक सेल जो है केमिकल एनर्जी को, यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कुछ कुछ प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण केमिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होता है, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, तब वो करंट जो है उस प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करता है, जिसके कारण होता है। तो वहां पर क्या होता है, ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं करंट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सेल के थ्रू, ठीक है। तो सेल के थ्रू हम लोग देख लिए कि इस केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जितना तेजी से ये रिएक्शन होगा उतना तेजी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही ज्यादा वोल्ट का वहां पर वोल्टेज बनेगा, उतना ही ज्यादा करंट पास आउट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल, कि सेल में कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पहले पढ़ चुके हैं, आज 3 नए नया पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं कि सेल से, एक सेल से कैसे जो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा रिएक्शन है। अब सपोज कीजिए कुछ कुछ सेल जो होता है रिचार्जेबल रहता है, ठीक है। रिचार्जेबल सेल मीन जो बैटरी बोल सकते हैं, 4-5 सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से जो बैटरी बनता है, हम लोग का हाउस होल्ड सर्किट में जो रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग चार्जेबल बोलते हैं, चार्ज करते हैं, फिर डाउन होता है, फिर से चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें लीड ऑक्साइड और लीड सल्फाइड का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब भी हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है, तो यूज करते करते जब वो डाउन होने लगता है, ठीक है, तो वो लीड ऑक्साइड बन जाता है। लीड ऑक्साइड के प्रोसेस में मतलब लीड ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और जब लीड ऑक्साइड बन जाता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर रिचार्जेबल सेल में लीड ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, लीड ऑक्साइड, और जब लीड ऑक्साइड पूरा तरीका से बन जाता है तो क्या होता है, डाउन हो जाता है, हमारा बैटरी डाउन हो जाता है। और जब हम लोग उसको फिर से चार्ज करते हैं तो फिर क्या बनता है, लीड सल्फाइड बनता है। ये नेचर ने कुछ कुछ रिएक्शन को जो है ऐसे बनाया है कि उसको हम लोग चेंजेबल है, ठीक है। फिर लीड सल्फाइड से लीड ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है उसी रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे कि केमिकल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। तो सबसे पहले समझने वाला बात है कि ईएमएफ होता क्या है। सपोज कीजिए ये सेल है, ठीक है, ये एक रॉड है, एक ये रॉड है, ठीक है, और ये जो है सर्किट है, ठीक है, और ये एको सॉल्यूशन है। अब हम लोग तीनों को बारीकी से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये हम लोग डेफिनेशन पढ़े, सिंपल सा डेफिनेशन, सीधा सा बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, यहाँ अगर V1 पोटेंशियल है, यहाँ V2 पोटेंशियल है, तो अगर हमको यहाँ पर इस दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो अलग अलग पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो अलग अलग पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। सपोज कीजिए यहाँ से कुछ करंट जा रहा था और यहाँ कुछ पोटेंशियल था, अभी रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर कुछ करंट कम हो गया, कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल है, ठीक है। हम लोग सर्किट का बात नहीं कर रहे हैं, सीरीज और पैरेलल, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है करंट जो है मूव कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, तो वहां से पोटेंशियल घटता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का, इसके बीच का जो पोटेंशियल है,
यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जाना पड़ता है, टर्मिनल किसको बोलते हैं। ये दोनों टर्मिनल है अलग अलग, एक ये टर्मिनल है यहाँ से यहाँ एक सर्किट में, ये टर्मिनल है। ठीक है, अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होता, 3 टर्मिनल हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां के बीच में जो पोटेंशियल होगा, यहां पर कुछ भी था, यहां पर मान लीजिए भी ए है, इस दोनों के बीच में जो भी नेट निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि हम लोग जब दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, ठीक है, तब वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पूरा सर्किट का। इस सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस है उसका जितना भी टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल, उस टर्मिनल के बीच का, मतलब यहां से मान लीजिए दो रेजिस्टर है तो यहां से यहां का पूरा सर्किट का कितना जो पोटेंशियल है उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आता है एक ईएमएफ जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैटिन वर्ड है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये यूज नहीं करते क्योंकि ये कंजर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो ई यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ईएमएफ का ही यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन भी आगे करेंगे। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, यहाँ पर ईएमएफ जानने वाला बात है कि जब भी यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया और इस सर्किट में मूव करके फिर से यहाँ आया, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब यहाँ से यहाँ भी उसको जाना रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा यहाँ भी रेजिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, छोटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, यहाँ भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, जिसको छोटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस सर्किट से मूव करते करते यहाँ तक आ रहा है, अब रेजिस्टेंस तो यहाँ भी आ गया, इसका क्या करना है। कहने का मतलब है ईएमएफ क्या बोलते हैं, ईएमएफ होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव, सॉरी इसको इस तरह बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रॉन टू होल सर्किट। एक इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में रोटेट करने के लिए जो हम लोग के लगता है वर्क डन, ठीक है, जो अमाउंट का वर्क डन लगता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ मतलब हो गया इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरह से समझ सकते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, जैसे ये आउटसाइड है, बैटरी के आउटसाइड है, ये क्या है, इनसाइड है, तो बोल सकते हैं इनसाइड आउटसाइड दोनों को लेकर चलता है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ क्या है, वो एक्चुअली ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों नाम दिया गया उसके पीछे भी रीजन है, क्यों दिया गया, क्योंकि जब पहले जो एंशियंट हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, जब उसमें डिस्कवरी हुआ, इसके बारे में जाना गया कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, तब वहां पर उस समय उतना रिसर्च नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब देखा गया कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ चला जा रहा है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। हम लोग फोर्स का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, सिंपल था, पुश और पुल। ठीक है, तो यहाँ पर पुशिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है, इसीलिए उसको एक स्पेशल तरह का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव, मींस इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने वाला फोर्स। इलेक्ट्रॉन को यहां से मोशन कराने वाला फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब रिसर्च के बाद पता चला कि एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स, इट इज वर्क डन, इट इज वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रॉन इन होल सर्किट। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है इसको, जो हम लोग यहाँ 30 जूल लिए हैं, इस एनर्जी के कारण ही तो मूव कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है।
ठीक है, फोर्स नहीं है। तो इस वर्डन के कारण जो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और यहाँ से फिर इस रॉड के थ्रू एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ईएमएफ जो है होल सर्किट को कवर करता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल से ज्यादा होता है, ठीक है, हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन एक कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे नोट करके लास्ट में, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग इतना समझ पाए कि ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, क्योंकि पोटेंशियल तो इतना ही का था और ईएमएफ क्या है, पूरा होल सर्किट का है, ठीक है। ईएमएफ क्या है, होल सर्किट का है। तो ईएमएफ मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाता है। इलेक्ट्रॉन को जब मोशन करने के लिए यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जो कि होता क्यों है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है लेस एनर्जी वाले एटम के साथ, ठीक है, लेस एनर्जी वाला जो भी मेटल है वहां पर दिया हुआ रिएक्शन के साथ, उसके कारण इसमें फोर्स लगता है, वही वर्डन इस पर एक्ट करता है। हम लोग कोई भी काम, कोई भी अगर सपोज कीजिए कुछ प्रोसेस हो रहा है, वहां पर वर्क का जरूरत है, बिना एनर्जी का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या, वर्क के फॉर्म में, ठीक है। तो वर्क कर रहा है तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है। अगर सपोज कीजिए हम इस मार्कर को ऐसे कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, मीन्स हम इसमें वर्क कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर कुछ जो एनर्जी है वो वर्क कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को पूरा सर्किट में मूव करा रहा है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ पूरा होल सर्किट के लिए रहता है, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, तो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक करके लिख लेंगे कि होता क्या है। अब हम लोग को समझ में आ गया कि तीनों क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जो ईएमएफ और इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको कोई पूछे कि ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ होता है जो अमाउंट का वर्डन हम लोग करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में पूरा होल सर्किट में, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, ठीक है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। अब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो है सर्किट, पूरा सर्किट में लग रहा है, लेकिन पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, सिर्फ आउटसाइड का सर्किट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, amount of burden in carrying unit positive charge from one point to another। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच में जो वर्डन लगता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में, यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में जो हमको वर्डन लगेगा एक चार्ज को, यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, it is the amount of burden in carrying unit positive charge from one terminal to another। यहाँ पर बस पॉइंट और टर्मिनल का बात है, ठीक है, टू अनदर। और टर्मिनल किसको बोल रहे हैं हम लोग, ये तो हम लोग समझ गए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट में ले जाने में जो वर्क लग रहा है हमको, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, एक सर्किट में अगर कुछ रेजिस्टेंस है,
एक, दो, तीन, चार। तो ये पूरा क्या टर्मिनल है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सारे पॉइंट को यहां से यहां तक लाने में इसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, पूरा अक्रॉस द टर्मिनल लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग ईएमएफ लिखेंगे, ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is actually not a force but the amount of work done to rotate unit positive charge across whole across the whole circuit। तो ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है फोर्स नहीं है बल्कि अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जो कि क्या लगता है एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, ताकि पूरे सर्किट में इनसाइड आउटसाइड दोनों मूव कर सके, ठीक है। तो ये है तीनों का डिफरेंस, ठीक है। और ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका एसआई यूनिट भी क्या होता है, एसआई यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ का क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पूरा सर्किट में है लेकिन इसका फॉर्मूला यही बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज का जो है यूनिट बना चुके हैं, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, ठीक है। हम लोग बात की कि जो ईएमएफ है वो ईएमएफ है क्या, एक्चुअली ईएमएफ क्या प्रॉपर्टी है, सोर्स का, ठीक है। ईएमएफ सोर्स का प्रॉपर्टी है, क्योंकि हो सकता है जब H2SO4 की जगह कोई और अनदर एसिड रहे तो उसमें अनदर मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एसिड रहने के कारण डिफरेंट डिफरेंट उसमें जो है एनर्जी बचेगा, ठीक है, जिसके कारण डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सोर्स पर, ठीक है। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज, या फिर नोट करके लिखते हैं, ठीक है। EMF is the property of a source of current while potential difference exists between any two point, ठीक है। समझ में आ गया, ईएमएफ क्या होता है, एक सोर्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कैसे होता है हम लोग देख लिए, एसिड क्या चेंज करने से क्या हो रहा था, उसमें एनर्जी भी चेंज हो रहा था। दूसरा, ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है, हमेशा बड़ा होता है। लेकिन एक केस होता है जहां पर वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ से बड़ा होता है। इन केस ऑफ चार्जिंग, V is greater than E, ठीक है। चार्जिंग केस में क्या क्यों होगा, क्योंकि जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे, सपोज कीजिए बैटरी हमको लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा बैटरी जो रहता है ऐसे,
इसमें लिखा हुआ रहता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। 1.1 वोल्ट का ये जो है हमको दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम चार्ज करेंगे, अगर ये चार्जेबल है, ठीक है, अगर इसको हम चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, रिवर्स प्रोसेस फॉलो होना होगा। जैसे हम लोग पढ़े कि लीड ऑक्साइड के बाद लीड सल्फाइड बन रहा था, और लीड सल्फाइड के बाद फिर से डिस्चार्ज होने के समय लीड ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है। तो उसी तरह जब 1.1 वोल्ट का जब ये बनेगा, ठीक है, जब इसमें डिस्चार्ज हो जाएगा, तो जब इसको हमको चार्जिंग करना रहेगा तो क्या होगा, इसको हमको 1.1 वोल्ट ग्रेटर देन 1 वोल्ट, ठीक है, क्या करना होगा, 1.1 वोल्ट से ज्यादा देना होगा, तब ये चार्जिंग होगा, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल एक चैप्टर है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है हम लोग एक सेल के बारे में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में वहां पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम लोग एक्सीड करते हैं उसका वोल्टेज, जितना वोल्टेज वो दे सकता है उससे ज्यादा करेंगे तो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन लगता है कि जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा देंगे इसको वोल्टेज, तब जाके ये चार्जिंग होगा, ठीक है। तो चार्जिंग के केस में क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है ईएमएफ से, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। आज हम लोग पढ़े क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस देखे, तीनों का प्रॉपर्टीज देखे, तीनों कैसे एक दूसरे मतलब एक दूसरे से अलग है, तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल को जब ये इसी सेल को हम लोग जब कॉम्बाइन करेंगे तब जाके बैटरी बनेगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे थे चार्जिंग का केस देख लिया, ठीक है, चार्जिंग का केस देख लिए। अब क्या होता है कि हम लोग का बैटरी जैसे है, क्या होता है कि ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत समय के बाद, जब कुछ समय बाद हो जाता है, जैसे 1-2 साल के बाद जो होता है, बैटरी का बैकअप कम हो जाता है, मतलब वो चार्जिंग के बाद जो है डिस्चार्जिंग होने में कम समय लगता है, ठीक है, मतलब ज्यादा समय तक हम लोग को लाइटनिंग नहीं दे पाता, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही रिएक्शन है। जब एक रिएक्शन दूसरा में फर्दर प्रोसीड होता है तो कुछ ना कुछ उसका जो मास है वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। उसका कहने का मतलब है लीड ऑक्साइड से जब लीड सल्फाइड बन रहा है, या फिर H2SO4 से ZnSO4 बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ कुछ ना कुछ धीरे धीरे समय के साथ जो है, जैसे किसी किसी में क्या होता है, कोरोजन होने लगता है, किसी किसी में जैसे हम लोग पढ़े कि H2 गैस लिबरेट होता है, उसके कारण होने लगता है, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शन के कारण बेसिकली होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो प्रॉपर्टी सेम नहीं रहता जैसे हम लोग नया के टाइम लेते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी पढ़े कि चार्जिंग का केस पढ़ लिए, ठीक है, हो गया। अब V इज इक्वल टू आई आर वाला एक केस हम लोग पढ़े थे कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम लोग एक वर्ड को पढ़े थे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये खत्म हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस जो लिक्विड में लग रहा था, ठीक है, उसके अंदर में जो लगता है, ठीक है, ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे हम लोग इसको बनाए थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो दो रॉड था, इस रॉड के बीच में जो कनेक्शन यहाँ से किए थे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है, जिसको छोटा r से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पर लगेगा, सिर्फ ईएमएफ में लगेगा, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल यहीं तक लगता है, ठीक है, ईएमएफ पूरा होल सर्किट के लिए होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटा r से, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस offered by aqueous solution during the conversion of electrical energy into chemical energy into electrical energy, ठीक है। तो वो दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा था उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, वो बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर पर इफेक्ट इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा उसको देखते हैं। पहला, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो और घटाएंगे तो उस पर जो है इफेक्ट पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। दूसरा, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चौथा, टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो किस किस बात पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, तो एल और ए पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगा? हम लोग पढ़े हैं कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा उसके कारण उसमें क्या होगा, आयन का प्रेजेंस जो है बढ़ जाएगा और घट जाएगा। और आयन जब बढ़ेगा घटेगा तो उसमें जो चार्ज कैरियर है वो आयंस है, तो आयंस क्या करेगा, उसी तरह जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही उसमें करंट तेजी से फ्लो होगा, ठीक है। उसी तरह टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़े थे कि टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टेंस जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर इफेक्ट करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीनों का रिलेशन देखेंगे, ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ में क्या क्या जो है रिलेशन होता है, ठीक है। पोटेंशियल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग तीनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो तीनों में रिलेशन जानना जरूरी है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, potential difference and internal resistance, ठीक है। हम लोग पढ़े ओम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर दो आर लग रहा है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आउटसाइड द सर्किट और इनसाइड द सर्किट दोनों में लग रहा है रेजिस्टेंस, तो दोनों का लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक मिनट, हम लोग V क्या पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, आई आर, ईएमएफ क्या था, आई इंटू आर प्लस आर, ठीक है। यही मिस्टेक नहीं करना, ठीक है, क्यों यहाँ पर लिखे थे, समझ में आ गया। भी जो है सिर्फ आर के लिए लगता है और ई किसके लिए लगता है, आर प्लस आर दोनों के लिए, ठीक है। तो हो गया आई आर प्लस आर, तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस आई आर। मतलब यहां से अब हम लोग को क्या पता चला, ई जो है ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ई क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन V, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V इज E माइनस आई आर। यहाँ से पता चल रहा है क्या कि V जो है E से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, इससे पता चल गया। अब यही चीज हम लोग वहां पर लिखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ईएमएफ से छोटा होता है, ठीक है, कितना छोटा, आई आर। अब हम लोग इसका देखते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ता है करंट में, ठीक है। तो करंट में क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है, जब हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे, समझना है, ठीक है, करंट को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस नहीं है, ठीक है। करंट जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। कैसे, अगर सपोज करो यहाँ 20 था पहले से, ठीक है, अब यहाँ पर करंट जो 20 एम्पियर था, अब यहाँ पर 30 एम्पियर हो गया, तो यहाँ पर 30 एम्पियर कटेगा, इससे घटेगा, उतना घटेगा। कहने का मतलब है ये मल्टीप्लाइड किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स है, एक टेस्ट कर रहे हैं हम कोई सॉल्यूशन में, तो वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर करंट को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ईएमएफ पर उतना इफेक्ट पड़ेगा, ईएमएफ से उतना घटेगा पोटेंशियल। तो इन द सेंस क्या, करंट को जब हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहां से हम लोग को क्या पता चला कि जब जब हम लोग करंट को बढ़ाएंगे पोटेंशियल घटेगा, ठीक है, अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गया कि पोटेंशियल और करंट में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस यहाँ नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाइड है इसीलिए, ठीक है। भी जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे ये जो है उतना से इसमें सब्ट्रैक्ट होगा ईएमएफ से, ठीक है। तो ईएमएफ जितना भी इससे सब्ट्रैक्ट होगा उतना ये छोटा होगा भी वैल्यू। अगर 20 था तो 20 इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ईएमएफ तो सेम है, करंट बढ़ाने से ईएमएफ का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो आई जितना बढ़ेगा उतना जो है बी घटेगा, ठीक है। तो करंट बढ़ने से पोटेंशियल घटता है, ये रिलेशन हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि जो डिस्चार्जिंग वाला केस हम लोग बताएं, चार्जिंग वाला, उस केस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। अब फिर यहीं पर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये जो आर है, सपोज कीजिए क्या हम बोला जाए, इफ करंट drops to 0 then V is equal to E। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग इस करंट को यहाँ पर जीरो कर दें तो ये पूरा चीज जीरो हो जाएगा। अगर I जीरो है, ठीक है, अगर I को जीरो कर दे तो IR क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई कुछ हुआ, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल और ईएमएफ जो है सेम होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि पोटेंशियल और ईएमएफ कब सेम होता है, जब सर्किट में करंट जीरो हो, ठीक। करंट जीरो होगा तो पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है। चार्जिंग वाला केस अलग था, चार्जिंग वाला केस इसलिए अलग है क्योंकि हम लोग उसको जानबूझकर पोटेंशियल एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि वो चार्ज हो पाए, ठीक है, ताकि वो जो उसमें केमिकल रखा हुआ है उसको केमिकल फिर से फर्दर चेंज हो जाए। जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए कि कुछ कुछ जो होता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, लेकिन कुछ कुछ होता है इलेक्ट्रिक करंट देने से भी केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है। तो वही केस उसमें होता है, जब हम लोग चार्ज पोटेंशियल बढ़ा के उसमें देते हैं तो उसका जो रिएक्शन है वो फर्दर अपोजिट हो जाता है और लीड ऑक्साइड से लीड सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। तो वही केस यहाँ पर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे करंट को जीरो कर रहे हैं वैसे पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, ईएमएफ के बराबर हो जा रहा है। और पोटेंशियल और ईएमएफ कहीं भी बराबर दिखे इसका मतलब क्या है, करंट वहां पर जीरो है। इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, इसलिए हम लोग आर को मानते हैं, ठीक है। इक्वेशन में आर को लिया जाता है। तो आर जब जीरो नहीं हो सकता और इस दोनों को इक्वल करना है, मतलब क्या, आई जीरो है, ठीक है, आई जीरो होगा। तो करंट जब जीरो होता है तो पोटेंशियल और ईएमएफ जो है इक्वल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये सेल को जो है कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सेल को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे देखेंगे कि सेल 4-5 सेल को कॉम्बाइन करेंगे तो बैटरी बनता है, ठीक है। और बैटरी कैसे हम लोग उसको ऐड करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी केस देखेंगे और पोटेंशियल का भी केस देखेंगे कि जब हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं, जैसे रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन हम लोग देखें उसी तरह यहाँ पर ईएमएफ वाला कॉम्बिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आईआर वाला केस भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।